हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। अभी हम लोग ना पेपर का डिस्कशन करेंगे जो हमारा एग्जाम हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का। उसमें जीएस पेपर 1 का, और मैं जीएस पेपर 1 में विशेष तौर पर जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी, सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे कि हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो कैसे है या सवाल कहाँ से पूछा गया है। कि और एक चीज और, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मोस्टली जितना भी स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है ना, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। और यही चीज आपको हर एक क्लास में बताई जा रही थी। मैं जब मैराथन क्लासेस ले रही थी, सर्वाधार ले रही थी, तो मैं हर क्लास में बोलती थी इंटीग्रेट करके पढ़ना सीखो कि करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से कैसे इंटीग्रेट करना है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, अगर मान लो वहां पर ज्योग्राफी के बारे में कोई चीज आ रही है तो तुरंत जाके स्टैटिक पोर्शन का वही सेम टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ो। साइंस में कोई चीज हो रहा है, बायोटेक का कोई चीज हो रहा है, तो वहां पर जाके उसका जो पीछे चीजें हुई हैं उनको भी आप देखो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए। ये जो सेट है हमारा, ये बी है, राइट। ये जो सेट है ये बी है, इसको हम बी को डिस्कस करेंगे साइंस टेक का, और ये एग्जाम आपका हो चुका है, राइट। आगे देखो, जो इसमें और एक चीज और, सेट बी में जो फर्स्ट, ये जो सेट बी है ना, इसमें 1 to 9 ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये आपके इसमें साइंस प्लस जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप इसमें देखेंगे, और उसके बाद जब 18 के बाद में जाकर के आपको फिर वहां पर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 54 है, उसके बाद आप 63 देखने को मिलेगा, 64, 65, राइट। यहाँ पर 18 है, इसके बाद आपका 54, फिर यहाँ पे आपका 61 है, 63 और 64 एंड 65, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 61 इसमें नहीं, ये 63, 64, 65, राइट। 62 में भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन है, बट वो डिफेंस वाले पोर्शन में जाएगा, यानी करंट अफेयर में चला जाएगा, तो इसलिए हमने उसको अलग रखा है। लेकिन साइंस टेक में जो सेट बी में क्वेश्चंस हैं वो 1 to 9, फिर 16, 18, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर कर देती हूँ 1 to 9, उसके बाद 16 है, फिर आपका 18 है, उसके बाद है 54, 54 के बाद आता है 63, 64 और 65। ये सवाल आपके आए हैं 2025 में, ठीक है, अभी जो प्री हुआ है आपका आईएएस का उसमें। और ये सवाल आपके जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक के सवाल हैं। चलो इनको देख लेते हैं। पहला सवाल क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। और एक चीज और, इस सवाल इस वर्ष 2025 में यूपीएससी ने क्या किया है, देखो यहां 2025 में यूपीएससी ने एक काम और किया है। ये जो क्वेश्चन है ना इस तरीके के, हाउ मैनी, यानी कि इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछे हैं। आपको पता है जब पूछता है विच ऑफ द, तो कई बार आपके पास थोड़ी सी कम नॉलेज भी होती है ना, तो भी उसमें आप सही कर ले जाते हो। बट ये इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी है ये। देखने में पेपर बड़ा आसान लग रहा है लोगों को, लेकिन आप फिर जब उसका कंप्लीटली अच्छे से एक बार, दो बार, चार बार एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर उतना आसान भी नहीं है जितना देखने में लग रहा है ना। तो हाउ मैनी यानी कि कितने सेट पूछे, कि कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं। अब मान लो एक भी अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव्स पावर ट्रेन व्हीकल, ये हमें यहां पर देखना है कि कितने हैं। देखो, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या ये अल्टरनेटिव है पावर ट्रेन का, या उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, क्या ये इसका अल्टरनेटिव है, या फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, कौन सा है। तो इसमें तो ये तीनों ही सही हैं, यहां पर तो ये तीनों ही सही हैं। हमारी जो मैराथन वाली क्लास थी,
मैंने आपको उसमें व्हीकल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के बारे में ही सारा कराया हुआ था। हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स के बारे में कराया था, फ्यूल सेल के बारे में कराया था, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर जिन्होंने मैराथन क्लासेस ली हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं ली हैं आप जाकर के एक बार उनको फिर से चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पर आपको इस टाइप के, यानी ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ व्हीकल्स या व्हीकल्स वाला, ये देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। सो यहाँ पर तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका है सी, ठीक है, सी है आंसर यहाँ पे। देखो अब इसके बाद देखो, ऑल थ्री व्हीकल टाइप्स यूज नॉन ट्रेडिशनल पावर सोर्सेस मेकिंग देम अल्टरनेटिव एंड द पावर ट्रेन व्हीकल्स, राइट। सो दे रिड्यूस और एलिमिनेट टेल इमिशंस और द कंपेयर टू कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल। दूसरे जो सवाल है यहां पर उसके बारे में जान लेते हैं कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है विद रेफरेंस टू अनमेन्ड एरियल व्हीकल यूएवी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन देखो फिर से क्या आया है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट यहां पर ऐसे हैं अनमेन्ड व्हीकल या तो यूएवी के बारे में जो सही है। इसकी वजह से इस बार का जो क्वेश्चन आया ना 2025 का, ये बस चाहे कितना भी लगे लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो गया सवाल, है ना। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या ये बात सही है कि हर तरीके के जितने भी प्रकार के अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? क्या ये बात अपने आप में सही है? यहाँ पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो सही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी वर्टिकल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है आपका। दूसरा क्या है, ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ को तो मैनुअली भी चलाना पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली एज सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। जितने भी प्रकार के यूएवी होते हैं क्या इनमें पावर सप्लाई जो दी जाती है सिर्फ बैटरी का ही यूज करते हैं, बाकी किसी पावर सोर्स का यूज नहीं किया जाता है? तो जहां पर भी, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई थी ड्यूरिंग क्लास कि जहां पर भी ऐसा आता है ओनली नॉट ओनली, ये स्टेटमेंट ज्यादातर ऐसा होता है कि गलत होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब जब तीनों ही गलत हैं तो एक भी सही नहीं है, आंसर तो ऑब्वियसली फिर डी ही है यहाँ पर आपका, ठीक है। आगे देखो, नॉट ऑल यूएवी कैन परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग। ऐसा नहीं है कि सभी आपके देखेंगे वर्टिकल लैंडिंग हो सकती है और ऑटोमेटेड होपनिंग। सो दीज आर स्पेसिफिक टू सर्टेन डिजाइंड लाइक द मल्टी रोटर ड्रोन, यानी कि सर्टेन टाइप्स के मल्टी रोटर ड्रोन्स ये होते हैं। एंड ऑल्सो यूएवी अनमैन्ड व्हीकल में यूज अदर पावर सोर्सेस लाइक फ्यूल, सोलर, नॉट जस्ट बैटरी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो थे वो गलत हो गए। अब देखो, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि सवाल यार इतने कठिन तो है नहीं, है ना। तो एग्जाम होने के बाद में ऐसे ही लगता है, राइट। बस हमको पूरे साल अखबार, न्यूज़पेपर और की नोट्स बनाने होते हैं, बट हम थोड़ी सी चूक वहां कर जाते हैं और जैसे बोला जाता है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो जाती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का से जो चीजें मिल रही हैं वो यही है कि सवाल थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ है ना तो बस इसकी वजह से हुए, ठीक है। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज होते हैं। अब देखो यहाँ पर दो सवाल आ चुके हैं ऐसे, फर्स्ट भी था थर्ड भी है। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज होते हैं उनमें इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूज किए जाते हैं। अब इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसी के आधार पर सवाल का आप आंसर निकाल लोगे। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजेज मेकअप बैटरी कैथोड्स, यानी कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स का यूज बैटरी और वो भी कैथोड बैटरी बनाने के लिए किया जाता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देख लेते हैं। देखो, कोबाल्ट का तो किया जाता है, और जब भी इलेक्ट्रिक वाहन की बात होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है, तो हमेशा ये कुछ चीजें ऐसी हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में भी रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। तो कोबाल्ट एक हो गया इनमें से। ग्रेफाइट तो नहीं होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है, ठीक है। लिथियम होता है, निकेल होता है। सो यहाँ पर कितने ऐसे हैं कैथोड पर, बेसिकली ये जो ग्रेफाइट है ना ये आपका एनोड पर होता है, यानी कि ये होता है एनोड। तो अब आपको इसके लिए कैथोड और एनोड का डिफरेंस पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आपके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीन सही है, तो ओनली 3 आंसर यहाँ पर भी आपका क्या है, सी है। आगे देखो, कोबाल्ट, लिथियम, निकल
are the typically used in battery cathodes while graphite is used in anode। किस में किया जाता है? ये एनोड में किया जाता है, ना कि ये कैथोड में किया जाता है ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, राइट। तो ये भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एंड 3 स्टेटमेंट आपके पास हैं, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेंट प्लास्टिक। ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे ये देखना है, इनमें से प्लास्टिक किस किस में पाई जाती है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे हैं, कितने ऑप्शन है जिनमें प्लास्टिक होती है। तो देखो, सिगरेट बट्स में प्लास्टिक होती है, जो फिल्टर होता है ना सिगरेट्स में, वो प्लास्टिक का बना होता है, तो सिगरेट बट्स में होती है। एंड आई ग्लासेस लेंसेज, तो कई सारे टाइप के, यानी कई टाइप के आई ग्लासेस लेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें एक अलग टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें भी होता है। कार टायर्स, ऑब्वियसली सिंथेटिक जो रबर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो आपके तीनों ही सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पर जो आंसर है वो सी है आपका। Cigarette butts filter is primarily made of cellulose and the acetate, a type of plastic। यानी कि ये जो है ये क्या है? ये एक टाइप ही है, ये a type of plastic ही है, right? दूसरा आई ग्लासेस, many lenses made up from the material like the polycarbonate और द acrylic which are plastic, ये भी प्लास्टिक होता है। कार टायर, सिंथेटिक रबर, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर है। जो सिंथेटिक रबर है ये पॉलीमर, प्लास्टिक पॉलीमर का ही एक टाइप है। एंड की कंपोनेंट ऑफ टायर्स, जो कि टायर बनाने का की कंपोनेंट होता है ना। अब आगे देखो, जो अगला सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अगेन ध्यान रखना है, सेट बी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो किसी भी सेट में आपके पास कोई भी सेट होगा तो क्वेश्चंस तो आप समझ में सारे ही सब्जेक्ट्स के आ रहे होंगे। 100 ही तो क्वेश्चन होते हैं, कहाँ ज्यादा होते हैं, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और द यूरिया। क्या देखना है? कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी देम। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका उत्पादन, जिनका प्रोडक्शन, जिनको कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एथेनॉल है एंड नाइट्रोग्लिसरीन है, यूरिया है, कितने हैं, ठीक है, ये देखना। अगेन यहाँ पे देखो हाउ मेनी आया हुआ है। सो देखो, एथेनॉल को किया जाता है बिल्कुल, नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसको नहीं किया जाता है, यूरिया को किया जाता है। तो कितने हैं? 2। आंसर क्या होगा? बी। यहां पर तो आपका आंसर है बी, राइट। आगे देखो, कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूस सिन गैसेस। ये जो कोल गैसिफिकेशन होता है ना, ये सिन गैस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये सिन गैसेज क्या होती हैं? ये जो सिन गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं? सिन गैसेज बेसिकली सिंथेटिक गैसेस होती हैं, इनको सिंथेटिक गैसेस भी बोलते हैं। सिंथेटिक गैसेस मतलब कि जिसमें कि CO, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, राइट, आपकी ये इसमें शामिल होता है, उसको बोलते हैं। एंड विच कैन बी यूज्ड इन द synthesized ethanol, urea but not nitroglycerin which is made from the नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरीन, इससे बना होता है। अब अगला सवाल क्या है? What is the common characteristics of chemical substances generally known as Cl20, HMX and LLM102? अब देखो, ये 3 वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मान लो ये दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन तीनों की एक कॉमन विशेषता बतानी है, क्या है। सो ये बहुत डिस्कशन में रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, और ये बात सही है। ये पूरे साल आप देखोगे ना न्यूज, इसीलिए बोला जाता है न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलती है ऐसी चीजें। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर अल्टरनेटिव्स टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स, नो। दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स, क्या ये बात सही है? दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल फॉर क्रूज मिसाइल, नहीं। दीज आर फ्यूल फॉर रॉकेट प्रोपल्सन, नो। तो आंसर हमारा यहाँ पर है बी, इसका आंसर जो है वो है बी। आगे देखो, दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स, यानी कि जो मिलिट्री हथियार होते हैं उनमें ये विस्फोटक का काम करते हैं, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी एनर्जी की बहुत ज्यादा होती है इनमें, ठीक है। Cl20, HMX एंड LLM105 are high energy explosive used in military applications due to their powerful denotation properties and stability। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। मतलब कि सही आंसर की पहचान करनी है, ठीक है। सो देखो, 3 ऑप्शन है,
ये जो सवाल है ये भी मैंने आपको मैराथन क्लास में कराया हुआ है और मैंने आपको ये सर्वाधार में भी कराया हुआ है, ठीक है। देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजराना वन चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या ये बात सही है कि ये जो चिप है ये क्वांटम कंप्यूटिंग को इनेबल करती है? तो बिल्कुल सही बात है। जब हमने मेजराना चिप को पढ़ा था तो क्वांटम कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ा था, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सही हो गया। मेजराना चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजन वेब सर्विसेज, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको किसने डेवलप किया था? सो ये जो मेजराना चिप 1 है ना, ये डेवलप की गई थी, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था, ना कि इसको अमेजन वेब सर्विस ने डेवलप किया था। तीसरा क्या है? डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, डीप लर्निंग जो है वो एक तरीके का मशीन लर्निंग ही है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड है ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि कितने सही हैं? यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट और थर्ड यानी कि 2, फर्स्ट और थर्ड, सी आएगा यहाँ पर, है ना। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड गलत है, आंसर है सी। So, first statement and third are correct. Mojrana based chip are expected to advanced quantum computing. Deep learning indeed a subset of machine learning. Obviously, second statement गलत है क्योंकि जो Mojrana chip है developed by Microsoft, not the AWS. इस वजह से ये गलत है, ये इसने नहीं की थी बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया था। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन देखो, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना, ये भी मैंने आपको कराई हुई है, किसमें? मैराथन जो क्लास हुई है उसमें, यहाँ पर ये भी कराया हुआ है। और मैंने जब कोविड के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता रही थी कि तो उस समय पर ये ऐसा कराया था। और कुछ चीज़ें जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जब होता है एक्सट्रीम लेवल का, और जब आपकी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है तो किस तरीके से इसको एलिवेट करा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? दे आर मैन मेड प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, मैन मेड होती हैं, आर्टिफिशियली इनको इंड्यूस किया जाता है मनुष्य की बॉडी में। सेकंड कह रहा है, they stimulate immunology functions due to their ability to bind up a specific antigen. Yes, ठीक है। they are used in treating viral infections like that of निपाह वायरस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर होगा यहाँ पर डी आपका। आगे देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर मैन मेड प्रोटीन, ठीक है, डिजाइंड टू बाइंड अ स्पेसिफिक एंटीजन, जिनको एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड अप किया जाता है, और ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब कोविड आया था तभी भी आपको पता है क्या हो रहा था कोविड में? लोगों की जो इम्यूनिटी थी, है ना, कोविड में इम्यूनिटी जो थी वो एकदम से डाउन हो जा रही थी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो था बहुत डिस्कशन में था। अब देखो, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपाह टारगेटिंग द वायरस थर्ड। आप देखो, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको याद होगा कि अगर आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी वापस जाकर उसमें देखना। 2021 में एक सवाल पूछा गया था वायरस बैक्टीरिया से रिलेटेड ही, है ना, फंगस भी था उसमें, वैसा ही टाइप का ये सवाल है। और ये जो सवाल हमारा है ये आता है जनरल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। क्या ये बात है कि कोई वायरस ऐसा नहीं हो सकता जो समुद्र महासागर के पानी में सर्वाइव कर सके? ऐसा गलत है, ये बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अगले बात है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल इन्फेक्ट कर सकता है। नो वायरस कैन चेंज इन सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज द होस्ट सेल, तो ये भी गलत है। तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये पूछ रहा है, तो डी, कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। सम वायरस लाइक द बैक्टीरियोफेज, देखो, एग्जिस्ट इन ओशन वाटर, ये रहता है ओशन वाटर में। बैक्टीरियोफेज स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। वायरस कैन ऑल्टर, और वायरस ऑल्टर कर सकते हैं होस्ट शेल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज को टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ताकि वो अपनी रेप्लिका बनाने के लिए, है ना, अपनी जो कॉपी बना लेते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, वो है
with reference to direct air capture and emerging technology which have been following statements is are correct. Select the correct answer using the code given below. 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है. इट कैन बी यूज्ड एज द वे ऑफ कार्बन सिक्वेंट्रेशन. क्या ये बात सही है? डायरेक्ट कार्बन कैप्चर के बारे में, ये जो डायरेक्ट कार्बन कैप्चर है ना, ये टेक्नोलॉजी भी आपको ड्यूरिंग मैराथन और ये मैंने सर्वाधार में भी कराई हुई थी. आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद द हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल. क्या ये बात सही है? तो हाँ, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं. आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी. ठीक है, आंसर है सी. आगे देखो, डायरेक्ट एयर कैप्चर प्राइमरली यूज्ड फॉर कार्बन सिक्वेंट्रेशन, capturing CO2 from air and can provide carbon for synthetic fuel and aviation. ठीक है. So it's also expected in the plastic production or explode in plastic production. इससे plastic production भी किया जा सकता है, इससे food processing भी किया जा सकता है. So इस वजह से ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सेट बी हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों सही है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट हैं. क्या कह रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. यहाँ पर भी हमें सही आंसर देखना है, कौन सा सही है. तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा. क्या ये बात सही है? क्या इतना है? तो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पर, है ना. ऐसा नहीं है कि इतना ही है बस. In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है. तीसरा, electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India. Yes, ये बात भी सही है कि जो CO2 emission होता है उसमें ये लार्जेस्ट है. क्या क्या? इलेक्ट्रिसिटी और हीट. तो सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही है. फर्स्ट है जो वो गलत है. आंसर क्या होगा? सी. सी आंसर है आपका यहाँ पर. आगे देखो, इंडियाज पर कैपिटा CO2 इमिशन आर अबव 1.8. इससे ज्यादा है ना. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग. इंडिया रैंक सेकंड एशिया पैसिफिक फॉर CO2 फ्यूल कंबस्टन विद इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट प्रोडक्शन एज द लार्जेस्ट एमिशन सोर्स. और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है IAA 2023 एंड वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है इसके लिए. वर्ल्ड बैंक 2023 ने भी इसको बोला हुआ है. ठीक है, उसके अनुसार 1.8 से ज्यादा है, ना कि लेस देन 0.5. ठीक है. आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये गगन की फुल फॉर्म है. अगेन आपको याद होगा, गगन भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है. यूजेज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गगन. गगन के बारे में ही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. तो देखो, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रेसी. बिल्कुल सही बात है. इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म हाईली क्वालिफाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. यस, ये स्टेटमेंट भी सही है. एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अगेन ज्यादातर केस में 99% केसेस में ऐसा होता है. विशेष तौर पर मैं यूपीएससी की ही बात कर रही हूँ. ठीक है, कि जब ओनली नॉट ओनली होता है तो वो वाला जो स्टेटमेंट होता है गलत ही होता है. यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है. केवल एविएशन में ही नहीं करता है, ये बाकी मोड्स में भी करता है. इवन रोड के ट्रैफिक को भी रियल टाइम में मैनेज करता है, उसका भी डेटा देता है, मरीन डेटा भी देता है. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, जो थर्ड है ये गलत है. फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या करना था? सही आंसर निकालना था. सो फर्स्ट एंड सेकंड राइट. देखो, गगन improves GPS accuracy, integrity, ensuring safer and more efficient our traffic management. All right, so it benefits multiple sectors. Okay, not just the aviation. So statement थर्ड जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है. अगला हमारा क्वेश्चन आता है 64. 64 क्या कह रहा है यहाँ? 63 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन
अब देखो ये अलग से एक्सियोम 4, स्पेसडेक, गगनयान, तीनों के तीनों यहाँ पर जो फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड, तीनों ही मैंने आपको मैराथन में भी कराए थे और तीनों ही मैंने सर्वाधार में भी कराए हुए। तीनों भी जिन बच्चों ने रेगुलर देखा है उनको इनके बारे में पता होगा और उम्मीद कर रही हूं उनका आंसर भी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को इन तीनों में से कौन सा मिशन ऐसा है जो सपोर्ट करता है। सो एक्सियोम 4 जो पढ़ा था तो उसके माइक्रोग्रेविटी के बारे में, स्पेस डेक भी आपको पता है बहुत चर्चा में था और मैंने सर्वाधार में तो 2 से 3 बार डिस्कस करा है क्योंकि इतना पेपर न्यूज़पेपर में आ रहा था। और जो एक्सियोम मिशन है दोनों जगह मैंने डिस्कस कराया और जो गगनयान है ये भी डिस्कस कराया हुआ है। ठीक है, अगेन मैं कहूंगी जा करके आप देख सकते हो अगर जिन्होंने ये मैराथन और ये नहीं किया हुआ था। ठीक है, सो एक्सियोम 4 बिल्कुल माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च करने की बात करता है। स्पेस डेक इसका भी यही था एंड गगनयान, गगनयान भी, और यहाँ पर 6 सेट टारगेट सेट किए गए थे कि 6 चीजों पे माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, गगनयान में भी जो तीनों है, यहाँ पर आंसर क्या है, सी आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखो, एक्सियोम 4 स्पेस डेक गगनयान मिशन सपोर्ट्स द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन पार्शियल ग्रेविटी एनवायरनमेंट। माइक्रोग्रेविटी क्या होते हैं, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फ्लो करता है ना, जैसे आपने देखा आईएसएस में जब सुनीता विलियम्स की कई बार वीडियो वहां पे हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, तैरते रहते थे क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहां पे, वो भी तो रिसर्च कर रहे थे माइक्रोग्रेविटी पर, राइट। तो आगे देख लेते हैं गगनयान। सो दिस इंडियन मिशन एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, और जो आपका आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है और वहां पर जो ग्रेविटी है वो माइक्रोग्रेविटी है, एंड कंडक्ट रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी। सो इट स्पेसिफिकली मेंशन सपोर्टिंग द इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी इन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये डिफेंस के बारे में है और हमें देखना है कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। सो देखो, डोर्नियर 228, क्या ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल सही बात है। IL-76, क्या ये सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, नो, सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं है ये। C-17 एंड ग्लो मास्टर, क्या ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यस। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हाउ मेनी, तो 2 सही है, बी होगा आज का आंसर, है ना। हाउ मेनी की बात कर रहा है तो मतलब कि बी है। सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्टली मैच्ड है, एंड डोर्नियर 228 इज मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। C-17 ग्लो मास्टर जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और जो IL-76 है यहाँ पर ये क्या करता है, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एंड नॉट अ सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, राइट। ये हैवी ट्रांसपोर्ट को लेकर के जाता है। हमारा जो साइंस टेक का, और ये सवाल जो है ये तो जनरल साइंस में आएगा वैसे, है ना, जनरल साइंस में, और वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक है, और इतना सिंपल सवाल है, सोचो यूपीएससी इतना साधारण सवाल दिया है। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। ठीक है, और पता है ये क्यों पूछा गया होगा सवाल, आपको पता है क्लाउड सीडिंग की गई थी दुबई में, वहां पे फ्लड आ गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा भयंकर फ्लड आया था, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया होगा, अदरवाइज तो अभी तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ज्यादातर सवाल आप देखो करंट से ही उठाए गए हैं। तो जो आर्टिफिशियल रेन होती है, किसका इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वो बारिश होती है, क्या सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है, या फिर सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो क्या होता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। आंसर जो सही है यहाँ पे आपका वो है ए आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो, क्लाउड सीडिंग अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है ये। सो इनहेंस पर्सिपिटेशन, यानी कि बारिश कराते हैं इससे, डिस्पर्सिंग केमिकल्स लाइक द सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस into clouds which serves as nuclei for water droplets formation and leading to rainfall। ठीक है, तो ये हमारे साइंस, जनरल साइंस और साइंस टेक के क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में पूछे हुए हैं, राइट। आप लोग अच्छे से अपने आंसर्स को यहाँ पे चेक कर लेना, अपने आंसर की चेक कर लेना, और उसी के बेस पे आपको ये भी पता चल जाएगा। हाँ, पेपर लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आया, ये तो है नहीं। जैसे कल सुबह सुबह हो रहा था ना कि पेपर आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सो अच्छे से आप लोग आंसर की अपनी मैच कर लेना, उसी के बेस पे अपने आगे की जो तैयारी है उसको, कि प्रीलिम्स निकल रहा है तो मेंस की तैयारी करनी है, और आंसर राइटिंग ज़बरदस्त तरीके से अपनी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन।